हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज है ट्यूसडे और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मिडाइवल हिस्ट्री के साथ साथ केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पार्ट नंबर 9 है। आई होप कि इससे पहले के बाकी के आपने सेट्स को ज़रूर देखा होगा। हमने सैटरडे को एक मास्टर वीडियो भी आपको दिया था जिसमें 250 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था, तो आपने सभी क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो इस वीडियो को भी देख करके सारे क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि एप्लीकेशंस पे जो हमारी बिहार एसआई मेंस की फुल कोर्स है उस पर काफ़ी अच्छी डिस्काउंट चल रही है। होली स्पेशल ऑफर चल रहा है जहाँ पे 399 का कोर्स सिर्फ और सिर्फ आपको 290 में मिल रहा है। तो देर ना करिए, 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो जल्दी से जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशंस को डाउनलोड करिए जो कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, स्टोर सेक्शन में जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि मुल्क ए खादिम के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता था। मुल्क ए खादिम के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता था? मराठा साम्राज्य। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। मार्को पोलो किस राज्य के क्षेत्र में 13वीं शताब्दी के अंत में भारत आया हुआ था? 13वीं शताब्दी के अंत यानी 1292 में भारत में ये आया हुआ था और उस समय पांड्य वंश का शासक था, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। गुरु नानक देव जी का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? गुरु नानक देव जी की जो जन्म है वो 1469 20 अक्टूबर 1469, यानी सी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि जो कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, वापस हम उसको पिछले वाले में बना सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस देखें कि बर्फ़ का पिघलना, बर्फ़ का पिघलने पर क्या बनता है? पानी बनेगा और जल को फिर से हम यहाँ पे बर्फ़ बना सकते हैं, यानी कि वापस हम उसी फॉर्म में आ सकते हैं। इस तरह के हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं, यानी कि एक प्रकार का रिवर्सिबल होता है, इस तरह से बनता है फिर इधर वापस भी हम आ सकते हैं। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बात द्रव्यमान की जा रही है, तो ये बात हो जाएगा ऑप्शन डी, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के नियम में भी ऊर्जा का यही होता है। ऊर्जा को ना तो हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं, बल्कि बस एक दूसरे में रूपांतरण किया जाता है। चंदावर का युद्ध किन राजाओं के बीच हुआ था? चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। ठीक है, चंदावर का युद्ध 1194 में मोहम्मद गौरी के और जयचंद के बीच। जयचंद कौन थे? तो ध्यान रखना है, जयचंद जो थे वो हम कह सकते हैं दिल्ली के गढ़वाल वंश के एक शासक थे जिनको मोहम्मद गौरी ने इस युद्ध में परास्त किया था। बादशाह गाजी किस मुगल सम्राट को कहा जाता था? बादशाह गाजी निम्न में से किस मुगल सम्राट को कहा जाता था? जहांगीर को। जहांगीर ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। मुरीद किसे कहा जाता था? मुरीद किसे कहा जाता था? तो यहाँ पे सही आंसर होगा, सूफी संतों के जो शिष्य होते थे उन्हें मुरीद कहते थे। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना किसने की थी? दीवाने जो अमीर कोही था ये एक प्रकार का विभाग था जिसका मुख्य कार्य मालगुजारी व्यवस्था की देखभाल करना और भूमि की खेती योग्य बनाना, भूमि को खेती योग्य बनाना इसका मेन उद्देश्य हुआ करता था। दीवाने कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, यानी MBT मोहम्मद बिन तुगलक ने। डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित था। डाल्टन का जो सिद्धांत था किस नियम पर आधारित था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रासायनिक संयोजन के सिद्धांत पर आधारित था। बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न ये बनता है कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया? स्थिर अनुपात का नियम या फिर निश्चित अनुपात का नियम कहा जाता है, और वो थे जोसेफ प्राउस्ट। जोसेफ प्राउस्ट, बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, बी बिल्कुल सही आंसर होगा। निज़ामुद्दीन औलिया के गुरु कौन थे? निज़ामुद्दीन औलिया के गुरु कौन थे? इस प्रश्न का राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन सी, बाबा फरीद। बाबा फरीद बिल्कुल सही आंसर होगा। किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के कारण उसे कलंदर की उपाधि मिली थी? कलंदर की उपाधि उसे पानीपत की प्रथम जो युद्ध है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी का पराजय हुआ और उसके बाद दिल्ली सल्तनत यानी कि मुगल सम्राट, दिल्ली सल्तनत नहीं, गलती मैंने बोला, मुगल वंश की स्थापना हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? ऑप्शन बी, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल से संबंधित थे? तानसेन का संबंध बैजू बावरा का संबंध हो जाता है अकबर के ये दरबार से संबंध रखते थे, यानी सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है।
मुग़ल प्रशासन में मुहतसिब कौन थे? मुग़ल प्रशासन में मुहतसिब कौन हुआ करते थे? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा लोक आचरण अधिकारी को मुहतसिब कहा जाता था। सी करेक्ट आंसर। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध को हम लोग कनौज के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, जो कि 1540 में हुआ था। कई बार इसके बारे में लोगों ने डिस्कशन किया था शेरशाह और हुमायूं के बीच। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। इससे पहले चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। किसने कहा था कि सभी पदार्थ जो परमाणुओं से निर्मित होते हैं वो अविभाज्य और अविनाशी निर्माण खंड है? तो ये जो कथन था ये कहा गया था जॉन डाल्टन के द्वारा। जॉन डाल्टन यानी ऑप्शन बी। दो विलयनों को कब आइसोटोनिक कहा जाता है? दो विलयनों को कब आइसोटोनिक कहा जाता है? जब उनका परासरण दाब समान होता है। ऑस्मोटिक जो दाब होता है, प्रेशर होता है, वो समान होगा तब उन्हें कहते हैं आइसोटोनिक, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। निम्न कथन पर विचार करना है और हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, 2 पॉइंट्स यहाँ पे लिखा गया, दोनों को पढ़ लेते हैं और देखते हैं कौन सा सही है। जब क्षारक को अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तब विलयन का पीएच मान जो कि बढ़ जाता है। बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा, जब क्षारक को अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तब उस विलयन का पीएच मान बढ़ जाता है। अम्ल जो होता है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, ये पॉइंट गलत है। अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो वहाँ पे मैंने एक छोटा सा तरीका आपको बताया था अनिल याद रखने का। अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल में बदलता है। अम्ल जो होता है वो नीले को लाल में बदलता है, ना कि लाल को नीले में। लाल लिटमस पेपर को नीले में कौन बदलता है? क्षार बदलेगा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए को टिक करेंगे जो कि सही है। अगला पॉइंट्स, विट्ठल स्वामी का मंदिर किसने बनवाया था? विट्ठल स्वामी का मंदिर किसने बनवाया था? कृष्णदेवराय, विजयनगर के जो शासक थे कृष्णदेवराय, इन्होंने 1509 से 1530 ईस्वी तक शासन किया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? इनका दरगाह पड़ता है अजमेर में। अजमेर ऑप्शन ए। मनसबदारी प्रथा कहाँ से ली गई थी? देखिए, मनसबदारी जो प्रथा थी वो एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि प्रशासनिक प्रणाली हुआ करता था। मुग़ल प्रशासन में प्रशासनिक प्रणाली हुआ करता था और इसको अकबर ने स्टार्ट किया था। ठीक है, अकबर ने इसको स्टार्ट किया था, लेकिन ये जो था वो मंगोलिया से था, यानी मंगोलिया की ये प्रथा थी जिसको भारत में यानी कि मुग़ल सम्राट अकबर ने इसको स्टार्ट किया था। पहली बार किस मुस्लिम राजा ने हज यात्रा राज्य के खर्चों पर करने का ऐलान किया था? वो है अकबर। अकबर यानी ऑप्शन ए। फिरोज शाह तुगलक ने किस पुस्तक की रचना की थी? फिरोज शाह तुगलक ने किस पुस्तक की रचना की थी? फुतुहात ए फिरोज शाही इनकी आत्मकथा थी। फुतुहात ए फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कि किसानों पर सिंचाई कर किसने लगाया था? किसानों पर सिंचाई कर किसने लगाया था? वो थे फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने 24 कष्टदायक करों को हटा करके सिर्फ 4 करों को ही लगाया और एक नया कर बनाया था जिसको सिंचाई कर के नाम से जाना गया। सिंचाई कर उपज का कितना भाग हुआ करता था? 1/10 भाग हुआ करता था, ये याद रखेंगे, ऑप्शन बी। किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्नलिखित की संख्या के बराबर होती है? किसी तत्व की परमाणु जो संख्या होती है वो नाभिक में प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगा, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, प्रोटॉन की संख्या के बराबर। तरंग और कण दोनों ही किसकी प्रकृति दर्शाने वाले कण हैं? तरंग और कण दोनों ही किसकी प्रकृति को दर्शाने वाले कण हैं? तो ये इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी। निम्न कथन पर विचार करें और सही कथन चुनें। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के रूप में जाना जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस के रूप में जानते हैं, जो कि एक प्रकार का एंटासिड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के रूप में जाना जाता है। प्रतिजैविक होता है जो जीवाणुओं के विरुद्ध कार्य करता है, यानी एंटीबायोटिक्स जो होता है वो जीवाणुओं के विरुद्ध कार्य करता है। दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अपवर्जन जो शब्द है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत से संबंध है? अपवर्जन आपने पढ़ा होगा, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, पाउली ने ही दिया था, ऑप्शन ए। अब बात आ गई है पाउली के, तो पाउली का अपवर्जन सिद्धांत क्या हुआ करता था? किसी उपकक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन की जो चारों क्वांटम संख्याएं होती है वो समान नहीं हो सकती है, इनका ये कथन था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? कौन सी अक्रिय गैस, जैसे हम जानते हैं कि समूह 18 जो है, समूह 18 के सभी जो तत्व हैं उनको हम लोग निष्क्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस, नोबेल गैस के नाम से जानते हैं, जिनकी संख्या 6 है।
ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं राइट आंसर क्या होगा, जो कि यौगिक बना सकता है वो है जिनॉन। जिनॉन को हम लोग स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जानते हैं, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है, क्यों? विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल को मिलाया जाता है क्यों? क्योंकि पेट्रोल के हिमीभवन को रोकने के लिए, पेट्रोल को जमने से रोकने के लिए, ऑप्शन सी। अरबों के सिंध आक्रमण के दौरान बहुत से हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण किया गया, वह किसके अधिकार से वापस हिंदू धर्म में आए थे? तो आपको पता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में जो कि अरबों सिंध पर आक्रमण किया था, यानी कि अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया था 712 ईस्वी में। और उस वक्त यहाँ के जो राजा थे वो कौन थे? दाहिर थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको बता दूँ कि जो देवल थे, देवल, यहाँ पे देखिए आपको लिखा भी होगा, देवल ऋषि नाम के एक व्यक्ति थे। देवल ऋषि ने उनका शुद्धिकरण कराया और उन्हें वापस हिंदू बनाया था, ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया और तब वहाँ के जो कई हिंदुओं का इस्लाम में धर्म में परिवर्तन किया गया था। फिर देवल ऋषि ने उनका शुद्धिकरण कराया और उन्हें वापस हिंदू बनाया था। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? देवल स्मृति, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है। मुगल राज्य में काजी उल कुजात कौन था? काजी उल कुजात कौन था मुगल राज्य में? वो होते थे न्याय का सर्वोच्च अधिकारी, न्याय का सर्वोच्च अधिकारी, ऑप्शन सी। बीजापुर के आदिल शाह वंश के सेनापति अफजल खां का असली नाम क्या था? अफजल खां का असली नाम क्या हुआ करता था? अब्दुल भट्टरी, अब्दुल भट्टरी, ऑप्शन ए। इत्माद उद दौला का मकबरा आगरा में स्थित है, किस मुगल सम्राट के समय ये निर्मित हुआ था? इत्माद उद दौला का जो मकबरा है ये नूरजहाँ ने बनवाया था अपने पिता के स्मृति में, आगरा में यमुना नदी के किनारे, यानी कि जो कि जहांगीर के समय में इसको निर्मित किया गया। सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, जिस भूमि पर हर फसल उगाई जाती है उसे क्या कहते हैं? जिस भूमि पर हर फसल उगाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे पोलज कहते हैं, पोलज, ऑप्शन ए पोलज। किस मुगल सम्राट ने प्रसिद्ध तख्त ए ताउस मयूर सिंहासन बनवाया था? तख्ते ताउस का निर्माण किसने कराया था? अगर आपने ऑप्शन सी को टिक किया तो आपने गलती की है, क्योंकि तख्ते ताउस पर बैठने वाला ये अंतिम मुगल बादशाह थे मोहम्मद शाह, ठीक है। लेकिन इसका निर्माण कराया गया था शाहजहां के द्वारा, यानी राइट आंसर हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, शाहजहां। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? वो थे मंसूर, मंसूर, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। हजार खांबा महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? हजार खांबा महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इन सभी के संबंध में एक अलग वीडियो सेपरेट बनाया गया, आप उनमें देख लीजिए, वहाँ से 70 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा, जहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन के हम जानते हैं 3 समस्थानिक होते हैं, एक होता है आपका प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम, तीसरा ट्राइटियम। तो 1H1 होता है, 1H2 होता है, 1H3 होता है, ठीक है। 1H1 यानी कि जो प्रोटियम होता है इसमें कोई भी समस्थानिक यानी कि कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। लेकिन ड्यूटेरियम में आपका 1 न्यूट्रॉन होगा, उसी तरह से ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होगा। तो करेक्ट आंसर हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे, प्रोटियम, ठीक है, प्रोटियम बिल्कुल सही आंसर है। ड्यूटेरियम को भारी जल के नाम से जानते हैं, और ट्राइटियम जो कि एक प्रकार का रेडियो एक्टिविटी जो कि तत्व है, ध्यान रखेंगे। भारत में कौन सी शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो भारत में भक्ति आंदोलन की स्टार्ट किया गया था 6ठी शताब्दी में स्टार्ट हुआ, ऑप्शन ए। शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने 1340 ईस्वी में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की। मुख्य केंद्र कहाँ पर स्थित था इसका मुख्य केंद्र कहाँ पर स्थित था? दौलताबाद, ऑप्शन डी दौलताबाद। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए युद्धों को हम लोग कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। कर्नाटक युद्ध 3 बार हुआ था। पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से लेकर के मैं लिखता हूँ 1746 से लेकर के 1748 तक हुआ। दूसरे कर्नाटक युद्ध की बात करें तो दूसरा हुआ था 1749 से लेकर के 54 तक। तीसरा कर्नाटक युद्ध के ये भी याद रखिएगा, इसका संबंध हो जाता है 1900 क्यों लिखा जाता है, 1756 से लेकर के 1763 तक। तो इन तीनों को याद रखेंगे, कर्नाटक युद्ध यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का कालक्रम क्या था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का कालक्रम क्या था?
तो ध्यान रखिएगा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चंस। देखिए, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए CGN 605 उपग्रह लॉन्च किया? CGN 605 को लॉन्च किया किस देश ने? चाइना ने। चाइना ऑप्शन ए। हाल ही में किस राज्य को पर्यटन के विकास के लिए जापान की एजेंसी से 700 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं? 700 करोड़ रुपए प्राप्त हुए जापान की एजेंसी से मेघालय को। ऑप्शन ए मेघालय। हाल ही में किस राज्य को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड दिया गया? नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड किसे मिला है? वो है राजस्थान। राजस्थान ऑप्शन बी। हाल ही में किसने स्वर्णिम विजय पर्व का उद्घाटन किया? स्वर्णिम विजय पर्व का उद्घाटन हाल ही में किसने किया? तो राजनाथ सिंह बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में कमला उत्सव, कमला जो उत्सव होता है वो एक तरह का भैंसों का दौड़ होता है और ये कर्नाटक में मनाया जाता है। कर्नाटक ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, कर्नाटक। जिस तरह से जल्लीकट्टू तमिलनाडु से संबंध है उसी तरह से कामला का संबंध हो जाता है कर्नाटक से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने 50 MCQ कवर किया और आई होप कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।